नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 428 और आज बात होगी धनु लग्न में राहु की। और ये पाठ जो चल रहा है वो लग्नानुसार भावाश्रय फल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो लग्नानुसार भावाश्रय फल। अर्थात ग्रह जहाँ स्थित है उसके स्थिति के अनुसार फल क्या कहना चाहिए, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो हमेशा से हम लिखते हैं कि राहु जो ग्रह है, ये कौन सा ग्रह है? तो राहु है। कैसा है? तो अशुभ ग्रह है, ये जान लेते हैं। और शनिवत राहु कहा गया है, इसको भी याद रखते हैं। इसके नैसर्गिक कारकत्वों को ध्यान में रखते हैं कि ये भय और भ्रम देता और षड्यंत्र, अर्थात आप किसी भी तरह की योजना बनाते हैं तो उसमें आपको ये ताकत प्रदान करता है। बाहुबल का कारक है, तो ये आप लोगों को पहले से याद रखना चाहिए। चूँकि राहु को किसी भी भाव का स्वामित्व नहीं दिया गया, तो इसीलिए ना तो वो काल पुरुष के पत्रिका में किसी भाव का स्वामित्व प्राप्त करता है और ना ही तात्कालिक पत्रिका में किसी भाव का स्वामित्व प्राप्त करता है। तो यहाँ अब हमको राहु को किस तरह से समझना है? तो पहले राहु के जो नैसर्गिक गुण स्वरूप हैं, ऑब्लिक कारकत्व जिसको आप कहते हैं, और उसके बाद तात्कालिक में इसकी स्थिति ऑब्लिक दृष्टि, इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर पाएंगे। आप लोगों को मैंने राहु और केतु के ऊपर अलग से 3 पाठ दिए हुए हैं, जिसमें सिर्फ राहु केतु के विषय में बताया है। वहाँ पर मैंने बताया है कि राहु केतु यदि केंद्र में स्थित हो, त्रिकोण में स्थित हो, तो योगकारी। क्यों? क्योंकि इसका तो कोई स्वामित्व होता ही नहीं है, तो जहां बैठेगा फल उसी का करेगा। एक बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यदि अकेला राहु हो तो वो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम करते हुए भी बुरे परिणाम का उम्मीद आप उससे रख सकते हैं कि अच्छा परिणाम करता हुआ भी बुरा फल कर सकता है, क्योंकि ये एक अशुभ ग्रह है। अगर किसी के साथ युत हो जाता है तो फिर उस बुरे परिणाम को प्राप्त होने की संभावना कम हो जाती है। अगर शुभ ग्रह के साथ युत हो जाता है तो शुभता अधिक हो जाएगी, और अशुभ ग्रह के साथ युत हो जाता है तो अशुभता अधिक हो जाएगी। हमेशा हम लोग जानते हैं कि राहु और केतु वक्र गति से चलता है, लेकिन यहाँ जो हम आपको पाठ में पढ़ाएंगे वो आपको सीधे सिर्फ भाव में स्थित होने का फल बता रहे हैं, इसीलिए हम उसको उल्टा नहीं बता करके सीधे क्रम में बताएंगे। आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है, नहीं तो कहेंगे कि वक्री गति से चलता है राहु और सर हमको डायरेक्ट बता रहे हैं, सीधे गति में बता रहे हैं। तो ये आपके समझने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले राहु लग्न में है तो जातक बाहुबली होगा, उसके बाहुओं में बल होगा, क्योंकि राहु बाहुबल का कारक है। योजना बनाने में निपुण होगा, क्योंकि योजना बनवाता है राहु, लेकिन जातक के पास भय और भ्रम भी रहेगा, हमेशा भयाक्रांत रहेगा और किसी न किसी रूप से उसके मन में हमेशा भ्रम उत्पन्न होता रहेगा। अब राहु की दृष्टि कहाँ है? पंचम स्थान के ऊपर है। राहु की दृष्टि कैसी है? तो अशुभ दृष्टि है। तो राहु जब पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि डालेगा तो वहाँ से हमारे एजुकेशन आदि को परेशान करेगा, हायर एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम करेगा। लेकिन चूंकि पंचम स्थान विवेक का है तो आपके विवेक का यूज करके ये षड्यंत्र बनाने में सक्षम हो जाएगा। संतान के होने में परेशानी हो सकती है, हायर एजुकेशन में परेशानी हो सकती है, अपने विवेक का दुरुपयोग कर सकते हैं, अपने बुद्धि विवेक का दुरुपयोग कर सकते हैं पंचम स्थान के ऊपर यदि दृष्टि हो।
अब लग्न में है तो धन धान्य से परिपूरित करेगा, पर्सनालिटी अच्छी बनाएगा। ये सारा काम राहु लग्न में बैठ करके कर रहा है। अब 7वें के ऊपर दृष्टि है, तो 7वें के ऊपर दृष्टि है तो सप्तम स्थान, यहाँ राहु केतु का अक्ष और दृष्टि, 7वें के ऊपर अक्ष भी बोल सकते हैं, दृष्टि भी बोल सकते हैं, आगे आप लोग समझेंगे। तो 7वें के ऊपर प्रभाव आने के कारण सप्तम स्थान से संबंधित परेशानियां दे सकता है। राहु किस प्रकार का, इसके गुण स्वरूप में क्या आता है, तो ये अलगावकारी प्लानेट है। तो अर्थात सप्तम स्थान से यदि इस दाम्पत्य सुख की बात होगी तो यहाँ दाम्पत्य सुख में कमी होगी और एक दूसरे को अलग करने का ये हमेशा प्रयास करता रहेगा। तो यहाँ देख लिया। अब राहु की दृष्टि कहाँ पहुँच रही है, नवम भाव के ऊपर पहुँच रही है। तो नवम भाव से भाग्य की बात होती है, धर्म की बात होती है, पिता की बात होती है। तो पिता के साथ मतैक्य हो, अर्थात मन का मेल न हो, धर्म कर्म में आडंबर ज़्यादा दिखावें, राहु आडंबर करने वाला होता है। तो यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति हो या नहीं हो, हम कोई किसी भगवान के मंत्र का जप आराधना पूजा करें या न करें, लेकिन चंदन आदि हम बहुत ज़्यादा लगाएंगे। तो ये हो जाता है राहु के लग्न में स्थित होने का फल। अब राहु यदि दूसरे स्थान में स्थित हो तो किस प्रकार का फल होगा, ये हम लोगों को अब समझना है। अब लग्न का हो गया। अब दूसरे स्थान में स्थित है तो दूसरे का फल करेगा, अर्थात धन का फल करेगा, कुटुंब का फल करेगा, वाणी का फल करेगा। तो प्रभावशाली वाणी बोलेगा, आवाज में भारीपन होना, आवाज सुन करके थोड़ा भय होना, अपने परिवार जनों के साथ भी, अपने कुटुंब जनों के साथ भी कहते हैं स्वच्छ हृदय के साथ नहीं जुड़ा रहेगा, किसी न किसी षड्यंत्र के कारण, किसी न किसी योजना के तहत जुड़ा रहेगा। धन की कमी नहीं होगी, वाणी प्रभावशाली होगी, हमने कहा कि भारी आवाज होगा। और यहाँ से अब राहु की दृष्टि 6ठे स्थान के ऊपर जाता है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि पहले तो रोग ऋण शत्रु होगा और उसके ऊपर राहु जो है दमन करने का काम करेगा, उसके ऊपर नियंत्रण करने का काम करेगा। पहले दृष्टि से उस भाव के फल प्राप्त होंगे। अगर 6ठे का बुरा फल अर्थात रोग ऋण शत्रु तभी प्राप्त नहीं होगा जब 6ठे का भाव, 6ठे का स्वामी और उसके कारक बहुत अच्छे स्थिति में हो, और सूर्य यदि अशुभ ग्रहों के दृष्टि से मुक्त हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो फिर राहु के दृष्टि मात्र से हम बीमार हो जाएंगे, ये संभव नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जिस स्थान के ऊपर दृष्टि डालता है उसका भी फल करता है। तो ऐसा जातक जीवन में संघर्ष बहुत करेगा, संघर्षशील होगा, ये एक अच्छी बात होगी। तो किसी भी ग्रह के दृष्टि और स्थिति से सारी बातें बुरी नहीं हो जाती या सारे रिजल्ट खराब नहीं हो जाते। कुछ रिजल्ट खराब होते हैं और कुछ रिजल्ट अच्छे भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ की बात हो गई। राहु यदि अब सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो अब यहाँ कहेंगे आयु में कमी होगी। ऐसे जातक को शोध कार्यों में मन नहीं लगेगा, शांतिपूर्वक बैठना उसके लिए मुश्किल होगा। अब राहु की दृष्टि नवम दशम स्थान के ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ कार्य क्षेत्र में भी अपने बल का प्रदर्शन करेंगे, कार्य क्षेत्र में भी अपने बल का प्रदर्शन करेंगे और सहकर्मियों के साथ, सहकर्मियों में श्रेष्ठ बनकर रहना चाहेंगे और हमेशा कार्य क्षेत्र में भी साधारण तरीके से काम नहीं करेंगे, अपने योजनाओं के तहत ही काम करेंगे। तो राहु के स्वतंत्र कारकत्व के साथ साथ राहु की स्थिति और दृष्टि का ही फल कहना है, इसीलिए अन्य ग्रहों की अपेक्षा राहु का फल कहना थोड़ा सरल होता है। अब राहु यहाँ नहीं है, अब राहु यदि तीसरे स्थान में हो तब क्या फल होगा। तो जिस स्थान में होगा उस स्थान का फल करेगा।
तो तीसरे स्थान में है, तो तीसरा स्थान बल का है। तो अब समझिएगा पहले कि तीसरा स्थान बल का और राहु कारक है बाहुबल का, और इस स्थान से बाहु का विचार करते हैं। तो तीसरे स्थान में यदि राहु है और जिस राशि का है उसी के, जिस राशि के स्वामी में स्थित है उसी के तरह आचरण भी रखता है, अर्थात पापत्व भी राहु में होता है। तो यहाँ बहुत बलवान हो जाएगा। इसीलिए हमारा कहना है कि इस स्थान से सूर होगा, वीर होगा, विजयी होगा, रण को जीतने वाला होगा, खेल कूद में बहुत आगे हो सकता है। ऐसे मतलब हम कह सकते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए खेल कूद में, कला के क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त कर सकें। और इसके साथ साथ एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि राहु जिस स्थान में स्थित होता है, ये भी आप लोग समझिएगा कि राहु की स्थिति जिस स्थान में हो उसके स्वामी के दोनों भावों का फल करता है। आप लोग इस बात को समझिएगा। तो राहु बैठा तीसरे में है, लेकिन फल वो क्या करेगा, दूसरे का भी करेगा। मैं लग्न में और दूसरे में इसका जिक्र नहीं कर सका, आगे समझिएगा। तो सबसे पहले तो हमने कहा खेल कूद में बहुत आगे होगा, हो सकता है कि कला के क्षेत्र में भी आगे हो, साथ में वो धन का भी लाभ कराए, क्योंकि उस स्थान का भी ये फल करता है। अब जिसके साथ होगा उसका भी फल करेगा। इसीलिए राहु केतु जब दशाओं में आता है तो आपको कई प्रकार के फलों का सामना करना पड़ता है। तो अब यहाँ स्थित होकर के राहु सप्तम स्थान को देख रहा है, तो दाम्पत्य सुख में कमी, यात्रा में कष्ट, अपने व्यवसायिक पार्टनर के साथ परेशानी, दैनिक कर्मों में जो है सो परेशानी, यहाँ से व्यवसाय आदि में परेशानी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान से इन बातों का विचार किया जाता है। और यहाँ से राहु सीधे दृष्टि से नवम स्थान को देख रहा है, तो अब नवम स्थान से संबंधित फलों की भी हानि करेगा, अर्थात पिता के साथ मतभेद होगा। पिता सोचेंगे कि हमें ज़्यादा ताकत है, पुत्र कहेगा हमारी वजह से ताकतवर हैं। तो पिता से मतैक्य, धार्मिक क्षेत्रों में कार्य कम और आडंबर अधिक, लंबी यात्राओं में भी कष्ट, बहुत लंबी यात्रा यदि हो तो उसमें भी कष्ट। 9th हाउस से लंबी यात्रा की भी बात होती है 7th की तरफ, तो लंबी यात्राओं में भी कष्ट, भाग्य का हमेशा साथ न मिलना, ये सारी बातें जो है राहु यदि तीसरे में हो तो नवम स्थान के ऊपर दृष्टि डाल करके प्रभावित करता है। अब राहु की नवम दृष्टि से ये लाभ स्थान है, तो लाभ स्थान प्रभावित हो, अर्थात प्रभावित होने का मतलब है कि राहु की दृष्टि को तो अच्छा कहेंगे नहीं, लाभ हो रहा है, कई बार लाभ रुक जाएगा। आपने कहीं काम किया है, आपके पैसे नहीं मिल रहे हैं, अटक गया पैसा, तो ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा राहु यदि तीसरे स्थान में हो। अब आ जाते हैं राहु यदि चौथे स्थान में हो तो किस प्रकार का फल करेगा। केंद्र में और त्रिकोण में राहु को अच्छा कहा गया। चतुर्थ स्थान में किसकी राशि है, गुरु की राशि है, तो गुरु के दोनों राशियों का फल करेगा, अर्थात जातक बाहुबली भी हो सकता है और जातक सुखी भी होगा, माता का भी सुख प्राप्त करेगा। माता बहुत होशियार हो सकती हैं, माता योजना बनाने में निपुण हो सकती हैं। राहु है चतुर्थ स्थान में, माता के पास योजनाओं की कमी नहीं होगी। ये चूंकि माता के लिए लग्न माना जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भय और भ्रम भी माता को प्राप्त होगा।
भूमि, भवन, वाहन आदि जिस भी तरह का रिजल्ट यहाँ से होता है वो सारे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। अकेला राहु होगा तो थोड़ा परेशान जरूर करेगा, लेकिन किसी ग्रह के साथ होगा तो और भी अच्छा रिजल्ट करेगा, लेकिन वो 8वें, 12वें और 6ठे के साथ ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब चतुर्थ स्थान से पहली दृष्टि कहाँ जा रही है? 8वें स्थान के ऊपर। तो 8वें स्थान के ऊपर जाएगा तो 8वें से प्राप्त फल, गुप्त धन प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से हम शोध की बात करते हैं तो शोध करने में निपुण होगा? नहीं होगा। आयु की बात करते हैं तो आयु कैसी होगी? आयु कम हो सकती है। अब आयु कम हो सकती है सिर्फ राहु के चतुर्थ स्थान में बैठने से नहीं कहा जाएगा। आयुष्कारक ग्रह, इस स्थान के स्वामी, सबकी स्थिति देखने के बाद ही बोली जाए, लेकिन राहु के दृष्टि से उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर आएगी। अब राहु की दृष्टि 10वें स्थान के ऊपर है तो नेतृत्व करने के स्थिति में होगा, अर्थात नेता होगा। चतुर्थ में राहु नेतृत्व प्रधान बनाता है। अपने कार्य क्षेत्र में जहां जाएगा वहीं नेतृत्व करना चाहेगा, चाहे आसपास के लोगों को अच्छा लगे अथवा न लगे। कोई भी कार्य लगातार नहीं करना चाहेगा। कुछ दिनों तक कुछ कार्य को कर रहे हैं, फिर दूसरे कार्य की ओर जा रहे हैं, फिर कुछ कार्य कर रहे हैं, फिर दूसरे कार्य की ओर जा रहे हैं। और द्वादश स्थान के ऊपर 9वीं दृष्टि होने से अपव्ययी होगा। अच्छे कार्यों के साथ साथ कई बार ऐसे कार्यों में खर्च कर देगा जहां खर्च करने की जरूरत नहीं है। 12वें स्थान से अस्पताल आदि की बात हो सकती है तो अस्पताल पहुंचा सकता है। जेल वगैरह की बात होती है तो जेल पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसे घटनाओं को सिर्फ राहु के स्थिति के अनुसार नहीं कहना चाहिए, लेकिन द्वादश स्थान की भी ये हानि करेगा ऐसा जरूर बोलना है। तो बहुत सरल है। अब आगे का आप जानते हैं कि एक एक पाठ में 4-4 भावों का वर्णन हम करते हैं, तो क्रम से पाठ को पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, क्रम छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा। कोई परेशानी हो, नंबर चल रहा है, कंसल्टेशन लेना हो तो फ़ोन कर सकते हैं, पढ़ना लिखना हो हमारे साथ तो उसके लिए फ़ोन कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरह का झिझक ना रखें। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।